हेलो मित्रों, नमस्कार। आपका स्वागत है पॉलिटी हब कैमरा यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा जो मोटिवेशनल कोट है वो इस प्रकार है, जो थककर भी ना रुके वहीं बाजीगर होता है। जो थककर भी ना रुके वहीं बाजीगर होता है। जो मुश्किलों में भी ना झुके, जो मुश्किलों में भी ना झुके वहीं सिकंदर होता है। और सफलता यूं ही नहीं मिल जाती किसी को, सफलता यूं ही नहीं मिल जाती किसी को। हर पल को पकड़ना ही असली हुनर होता है। हर पल को पकड़ना ही असली हुनर होता है। हेलो मित्रों, नमस्कार। वेलकम है आपका पॉलिटी हब कैमरा यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम एनवीएस केवीएस टियर 1, जिसके हमने पहले भी जो है हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स के कुछ क्वेश्चंस एमसीक्यू करवा दिए हैं और उससे रिगार्डिंग जो टॉपिक्स है वो भी करवाए हैं। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे सिविक्स और ज्योग्राफी से रिलेटेड जो है फैक्ट्स और एमसीक्यू बेस्ड, जिसमें हम एक्सप्लेन करते हुए समझेंगे। तो जुड़े रहे, देखते रहे। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू होने वाले हैं। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि इनमें से पक्का क्वेश्चन 50% या 75% क्वेश्चन आपके एग्जाम में पक्के आएंगे। ठीक है, तो एनसीईआरटी वाइज ध्यान रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में एनसीईआरटी को ही फोकस किया जाता है। ये भी आप इंपॉर्टेंट चीज़ें ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो हम टाइम वेस्ट न करते हुए, क्योंकि एग्जाम का टाइम वैसे भी कम है, अभी 4-5 दिन बाद ही आपके एग्जाम्स हैं, तो सीधा कंटिन्यू करते हैं। देखिएगा, कंटिन्यू बने रहिए, देखिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा सिविक्स का। हु इज़ द हेड ऑफ द स्टेट इन इंडिया? भारत में राज्य का प्रमुख कौन होता है? सबसे इंपॉर्टेंट है। तो राज्य का प्रमुख कौन होता है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन दिए हुए हैं प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री। तो इसका राइट आंसर जो रहेगा, राइट आंसर जो रहेगा हमारा, वो रहेगा हमारा राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, राष्ट्रपति के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि हमारा कंट्री जो है यूनियन ऑफ स्टेट है। ठीक है, राज्यों का संघ है। आर्टिकल 2 इसके बारे में एक्सप्लेन करता है। तो राज्यों का संघ है, तो हमारा जो मेन जो देश का प्रथम व्यक्ति यानी फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, वो हमारा कौन है? प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति है। इसलिए राज्यों का प्रमुख स्टेट हेड ऑफ द स्टेट कौन होगा? प्रेसिडेंट होगा, राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति का वर्णन एक बार एक्सप्लेन कर लेते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। राष्ट्रपति को आर्टिकल, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल किसमें है, इसके बारे में एक्सप्लेन किया गया। आर्टिकल 52 से लेकर 61 तक हमने इसका वर्णन किया है। किसका? राष्ट्रपति के बारे में वर्णन है। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। राष्ट्रपति से रिलेटेड आपातकालीन शक्तियाँ भी आप ध्यान रख लीजिएगा। आपातकालीन शक्तियाँ सबसे इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। आपातकालीन शक्तियाँ, आपातकालीन शक्तियाँ, इनमें कौन कौन सी हैं? आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 और आर्टिकल 360 सबसे इम्पोर्टेंट है। इसमें 352 में राष्ट्रीय आपात की बात की गई है। अगर देश में ऐसी इमरजेंसी हो जाती है, कोई दूसरा देश अटैक कर देता है, तो ऐसी सिचुएशन में हम आर्टिकल जो है 352 के अकॉर्डिंग वहाँ पर जो है इमरजेंसी लगा दी जाएगी राष्ट्रपति के निर्देश पर। नेक्स्ट जो है आर्टिकल 356, राज्य में ऐसी स्थिति हो जाती है, किसी स्टेट में ऐसी स्थिति हो जाती है कि वहाँ पर जो है इमरजेंसी लगानी हो या सिचुएशन के अकॉर्डिंग है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो उस टाइम पर जो है राज्यों से रिलेटेड है, तो आर्टिकल 356 के अकॉर्डिंग जो प्रेसिडेंट है वो इमरजेंसी घोषित करता है। आर्टिकल 360 जो है वित्त से रिलेटेड, फाइनेंशियल इश्यू आ जाता है, वित्त से संबंधित अगर कोई मुद्दा है या इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो तब हम जो है यानी फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड अगर प्रॉब्लम आती है हमारे इंडिया में, तो ये 360 के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट जो है इमरजेंसी लगा सकता है। तो ये आपके सामने हमने राष्ट्रपति के बारे में कुछ बेसिक जानकारी ली। इसके अलावा महाभियोग, इम्पीचमेंट बोलते हैं, महाभियोग जो लगाया जाता है, महाभियोग किसके अकॉर्डिंग लगाया जाता है? आर्टिकल 61 के अकॉर्डिंग, आर्टिकल 61 के अकॉर्डिंग क्या लगाया जाता है? राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट पर जो है इम्पीचमेंट लगाया जाता है, महाभियोग लगाया जाता है। अगर प्रेसिडेंट कोई ऐसी गलती करे या संविधान के अगेंस्ट जाकर कोई काम करे या देशद्रोह का काम करे, तो ऐसी स्थिति में जो है प्रेसिडेंट के ऊपर आर्टिकल 61 के अकॉर्डिंग महाभियोग लगाया जाता है, उसको पद से हटाने के लिए। ठीक है, और एक और इम्पोर्टेंट आर्टिकल 72, जिसमें राष्ट्रपति को क्या है? क्षमादान का अधिकार है। ठीक है, क्षमादान, किसी भी अपराधी को क्षमा करने का राइट किसके पास है?
प्रेसिडेंट के पास है। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं, इतनी बात करेंगे, ज़्यादा बातें नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास टाइम की कमी है, इस चीज़ का भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट, तो इसका राइट आंसर कौन सा रहेगा? इसका राइट आंसर राष्ट्रपति। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर राष्ट्रपति। सेकंड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाला है, सेकंड क्वेश्चन भी ध्यान रखिएगा, देखिएगा। सेकंड क्वेश्चन, संविधान के किस भाग द्वारा मौलिक अधिकारों की गारंटी है? ऑप्शन ए भाग थर्ड, ऑप्शन बी फोर्थ, सेकंड, ऑप्शन सी सेकंड, ऑप्शन डी फिफ्थ। तो इसका राइट आंसर रहेगा भाग थर्ड, क्योंकि संविधान में मौलिक अधिकारों का वर्णन किसमें है? भाग थर्ड में है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इसके बारे में भी हम थोड़ी बेसिक जानकारी ले लेते हैं। तो भाग थर्ड, भारतीय संविधान में भाग थर्ड में फंडामेंटल राइट्स के बारे में दिया गया है, मौलिक अधिकारों के बारे में दिया गया है। और कौन कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक किसके बारे में वर्णन है? मौलिक अधिकारों के बारे में वर्णन है। ठीक है, टोटल फंडामेंटल राइट्स की संख्या भी आपको मालूम होनी चाहिए, कितने हैं? 6 फंडामेंटल राइट है। कितने फंडामेंटल राइट है? 6 फंडामेंटल राइट है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो टोटल फंडामेंटल राइट्स कितने हैं? 6 फंडामेंटल राइट्स है। एक इंपॉर्टेंट था, सबसे इंपॉर्टेंट, राइट टू प्रॉपर्टी। कौन सा? राइट टू प्रॉपर्टी, जिसको क्या किया गया है? अवॉइल्स कर दिया गया है। इसे कौन से आर्टिकल में था? तो आर्टिकल 31, इसको अवॉइल्स किया गया। और इसको कहाँ रखा गया है? कब अवॉइल्स किया गया? इसको हटाया गया, कानूनी अधिकार बना दिया गया 44वें संविधान संशोधन 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 में इसको हटा दिया गया है। और इसको किस में रखा गया है? इसको रखा गया है 300, आर्टिकल 300 के सब क्लॉज ए में रखा गया। और ये केवल क्या है? कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तो हमने इसमें जानकारी ली, संविधान के किस भाग के द्वारा मौलिक अधिकारों की गारंटी है? तो संविधान के भाग 3 के अकॉर्डिंग, 3 के अकॉर्डिंग जो है मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है। आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन है। टोटल मौलिक अधिकार कितने हैं? टोटल फंडामेंटल राइट्स 6 है। पहले 7 थे, इसमें से राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया, जो आर्टिकल 31 में दिया हुआ है। ठीक है, तो ये जानकारी ध्यान रखनी है। कब हटाया गया? 44 अमेंडमेंट 1978 में इसको हटाया गया। और इसको अब कहाँ रखा गया? केवल कानूनी अधिकार बना दिया गया है। इसको आर्टिकल 300 के सब क्लॉज ए में रखा गया है। तो ये ध्यान रखना है आपको, इंपॉर्टेंट जानकारी। ठीक है, इतनी जानकारी। एक बार हम फंडामेंटल राइट्स के बारे में जानकारी और ले लेते हैं। टोटल फंडामेंटल राइट्स जो है 6 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। आर्टिकल 12 में डेफिनेशन ऑफ स्टेट है, और आर्टिकल 13 में भी डेफिनेशन दी गई है, कैसे सुरक्षा मिलेगी, कैसे राइट्स को सुरक्षित किया जाएगा, जैसे आर्टिकल 32 कहता है उसी के अकॉर्डिंग। और आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक, 14 से लेकर 18 तक हमने राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार के बारे में वर्णन है। इसके अलावा आर्टिकल 19 से लेकर 22 यानी 19 से लेकर 22 तक जो है राइट टू फ्रीडम है, यानी स्वतंत्रता का अधिकार है। इसके अलावा थर्ड जो फंडामेंटल राइट्स का नाम आता है वो है हमारा राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। ठीक है, यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल 23 से 24। इसके बाद में बात करें तो आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक राइट टू फ्रीडम, रिलीजियस फ्रीडम, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसके अलावा आर्टिकल 29 से 30 में राइट टू कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। इसके अलावा आर्टिकल 31 में हमने राइट टू प्रॉपर्टी की बात की, जिसको हटा दिया गया है और अभी वो कानूनी अधिकार है, तो उसको आर्टिकल 300 के सब क्लोज ए में रखा गया है, जो कि 44वें संविधान संशोधन 1978 के अकॉर्डिंग रखा गया था। आर्टिकल 32, तो आर्टिकल 32 में जो है आप जानकारी ध्यान रखें कि आर्टिकल 32 में कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है, जिसको बाबा साहब ने यानी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने क्या कहा है? संविधान की आत्मा का है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी के द्वारा क्या कहा है? संविधान की आत्मा, क्योंकि वो सभी जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको सिक्योर और सुरक्षित करने का काम करते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारा बिल्कुल क्लियर हुआ। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। इसमें अलावा इनको और देख लेते हैं। पार्ट 4 में क्या है? डीपीएसपी, नीति निर्देशक तत्वों के बारे में वर्णन है। और पार्ट 2 में सिटीजनशिप है, नागरिकता के बारे में वर्णन है। और पार्ट 5 में जो है, पार्ट 5 में क्या है? केंद्र सरकार के बारे में वर्णन है, सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसमें हम प्रेसिडेंट को पढ़ते हैं, प्राइम मिनिस्टर को, लोकसभा, राज्यसभा, ये सभी की जानकारी, स्पीकर वगैरह को जानकारी लेते हैं। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। चलो,
हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन दी राज्यसभा, राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं, राज्यसभा में कितने मेंबर्स होते हैं, ध्यान रखिएगा। तो राज्यसभा में मेंबर्स की संख्या कितनी है सबको मालूम होनी चाहिए। लोकसभा और राज्यसभा में मेंबर्स की संख्या कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं होना चाहिए जिसको ये पता नहीं हो, ठीक है। तो ये तो है राज्यसभा, राज्यसभा में मेंबर्स की संख्या, ठीक है। ये है लोकसभा में मेंबर्स की संख्या। लेकिन इसमें क्या हुआ, इसमें क्या हुआ कि 545 में से 2 मेंबर्स क्या होते थे, एंग्लो इंडियंस होते थे, ठीक है, एंग्लो इंडियंस। इनको हटा दिया गया है, ठीक है, इनको हटा दिया गया है। इससे अभी प्रेजेंट टाइम में पूछी जाए लोकसभा में कितने मेंबर्स होते हैं तो 543 बताना आपको, ठीक है। ये चीज़ें आपको क्लियर हो जानी चाहिए। ये राज्यसभा और ये लोकसभा, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। राज्यसभा का वर्णन आर्टिकल कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 80 में। इसके अलावा लोकसभा का वर्णन आर्टिकल 81 में, ठीक है। और पार्लियामेंट संसद का किस में है, तो साथ में क्लियर करते जाइए। संसद का आर्टिकल 79, ये आपको क्लियर होने चाहिए, ठीक है। सरला की एक वो है सरला, तो सरला का मतलब पहले संसद फिर राज्यसभा फिर लोकसभा। तो संसद किसमें 79, राज्यसभा किसमें 80 और लोकसभा 81। ओके, चल नेक्स्ट। इसका राइट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन ए 245। नेक्स्ट, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अवॉइड्स अनटचेबिलिटी, संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता को समाप्त करता है, ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 15, आर्टिकल 17, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या रहेगा बताइए जल्दी से। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 17, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसमें अनटचेबिलिटी को अवॉइड किया गया है, इसका ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 17, आर्टिकल 15, आर्टिकल 14 और 15 हम क्या है लिंग जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं। ये हमारे जो है किसी प्लेस के आधार पर, किसी के रेसेस के आधार पर, यानी कि उसका कलर क्या है उसके अकॉर्डिंग, ऐसे मतलब हम भेदभाव नहीं कर सकते। चाहे महिला है पुरुष है, उसमें जेंडर के अकॉर्डिंग हम जो है इनइक्वलिटी नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है आर्टिकल 15 में दी गई है, ध्यान रखिएगा। ये सभी जो आर्टिकल है ध्यान रखना, 15 और 17 ये राइट टू इक्वलिटी से जुड़े हुए हैं। कौन से से जुड़े हुए हैं, किससे जुड़े हैं, स्वतंत्र समानता के अधिकार से, ठीक है, समानता के अधिकार से, राइट टू इक्वलिटी, ठीक है, इक्वलिटी, ठीक है, इससे जुड़े हुए हैं, ठीक है ना, ध्यान रखना। इसमें कौन कौन से थे, 14 से लेकर 18 तक जो भी आर्टिकल है उनमें दिया गया। तो इसका राइट आंसर तो हमने आर्टिकल 17। आर्टिकल 19 में क्या है, 6 प्रकार की स्वतंत्रता है, 6 टाइप फ्रीडम, 6 प्रकार की क्या है स्वतंत्रता है। 6 प्रकार की स्वतंत्रता किसमें है, आर्टिकल 19 में। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ, राइट टू लाइफ, जीवन का अधिकार, जीवन का अधिकार या जीवन जीने का अधिकार, ये हमारा इंपॉर्टेंट है, ये कभी भी खत्म नहीं होता, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 21 और 20 इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट चले, ओके, इसका राइट आंसर पता ही चल गया, आर्टिकल 70, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, हु अपॉइंट द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, CJI, कौन, CJI। हमारे जो है CJI को कौन इलेक्ट करता है, ध्यान रखिएगा, नियुक्त कौन करता है, इसका इंपॉर्टेंट। अपॉइंट, इलेक्ट और अपॉइंट में ध्यान रखना, अलग अलग चीज़ें हैं। तो अपॉइंट कौन करता है, हमारे भारत के मुख्य न्यायाधीश को। पहले मुख्य न्यायाधीश से रिलेटेड या सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड हमारे जो आर्टिकल है उनको देख लेते हैं एक बार। तो सुप्रीम कोर्ट में यानी SC से रिलेटेड, सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड जो हमारे आर्टिकल है, तो सुप्रीम कोर्ट का वर्णन ध्यान रखना, आर्टिकल 1 to 4 से लेकर 137 तक, जिसमें 137 में क्या है, जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनरावलोकन है। इसमें न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल रिव्यू, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये आर्टिकल आपको ध्यान रखना है। आर्टिकल 1 to 4 से आर्टिकल 137 में क्या है, सुप्रीम कोर्ट के बारे में जानकारी है। तो इसका राइट आंसर तो आपको पता ही चल गया हो, कौन नियुक्त करता है। तो आपको पता है प्रेसिडेंट, जो कि ओथ भी दिलाता है, शपथ भी दिलाता है, और CJI किसको, राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है, ये भी ध्यान में रखना, ठीक है, आपस में उनकी शपथ होती है। ये हमने पढ़ी लिया। आर्टिकल 17 में संसद के बारे में वर्णन है। संसद किससे मिलकर बनती है, तो संसद मिलकर बनती है राष्ट्रपति
राष्ट्रपति प्लस राज्यसभा प्लस लोकसभा, इनसे मिलकर क्या बनती है, इनसे मिलकर बनती है हमारी पार्लियामेंट। ठीक है। नेक्स्ट सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय। इसमें टोटल न्यायाधीश कितने होते हैं, टोटल न्यायाधीश, ठीक है, ध्यान रखना, जजेज। टोटल न्यायाधीश कितने हैं इसमें, टोटल न्यायाधीश है 33 + 1, एक सीजेआई मुख्य न्यायाधीश, एक कौन है, सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और 33 एक्स्ट्रा जो न्यायाधीश होते हैं, टोटल मिलाकर 34 न्यायाधीश होते हैं सुप्रीम कोर्ट में। ओके। और टोटल हमारे इंडिया में कितने हाई कोर्ट है, टोटल हाई कोर्ट कितने हैं, तो 25 हाई कोर्ट है। ठीक है, ध्यान रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो हमने ये जानकारी ली है, इसका राइट आंसर तो राष्ट्रपति रहेगा। ठीक है, कौन नियुक्त करता है, राष्ट्रपति। ओके, नेक्स्ट एक बार देखें कंटिन्यू चल रहा है कि नहीं। यस, डन। नेक्स्ट देखते हैं। ये हो गया। चलो नेक्स्ट, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर मेंशन्ड इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ध्यान रखिएगा। राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत, जिनको नीति डीपीएसपी कहा हमने, संविधान के किस भाग में है, तो हमने पहले ही बता दिया इसका आंसर, आपको मालूम होना चाहिए इसका आंसर। इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर देखिएगा, थर्ड में तो हमारे क्या है, फंडामेंटल राइट्स। क्या है इसमें, मौलिक अधिकार। और इसके आर्टिकल कौन कौन से देखे थे हमने, आर्टिकल 12 से लेकर 35। जैसे 35 खत्म होगा, ये पार्ट 4 स्टार्ट हो जाएगा। इसमें क्या है, नीति निर्देशक तत्व। ये आर्टिकल कहाँ से कहाँ है, आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51A। 51A में क्या है, तो 51A ओनली सेपरेट 51A की बात करें तो मौलिक कर्तव्य। टोटल मौलिक कर्तव्य कितने हैं, 11 मौलिक कर्तव्य। 11वां कौन सा है, पेरेंट्स की जिम्मेदारी होगी 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा दिलाने का, शिक्षा दिलाना। ठीक है, ये हो गया। एक मिनट, ठीक है। तो इसमें बता दिया हमने, इसमें मौलिक अधिकार है, आर्टिकल 12 से 35, और इसमें 35 में है, ये तो हमारे क्या है, मौलिक अधिकार। जबकि इसका राइट आंसर रहेगा, इसमें क्या है, डीपीएसपी, नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, ये कौन से आर्टिकल तक देखा हमने, आर्टिकल 36 to 51A। 51 में क्या है, ओनली सेपरेट 51 की बात करें तो मौलिक कर्तव्य, जिनको हम क्या कहते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, एफडी, फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा फोर्थ में ये सिक्स्थ है। फिफ्थ में हमने सेंट्रल गवर्नमेंट को पढ़ा, इसमें क्या है, स्टेट गवर्नमेंट के बारे में जानकारी। ठीक है, सिक्स्थ में। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी, पार्ट 4 में नीति निर्देशक तत्वों के बारे में जानकारी है। इसमें एक ध्यान रखना, आर्टिकल 40 सबसे इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम में, आर्टिकल 40। ठीक है, इसमें महात्मा गांधी के सिद्धांतों को रखा गया। सिद्धांत, ठीक है, जिसमें पंचायती राज का गठन,
किसका गठन है? पंचायती राज का गठन। ठीक है, म्यूनसिपैलिटीज पंचायती राज ये बनी है ना, पंचायती राज है, ठीक है, ध्यान रखो थोड़ा सा वर्ड का, पंचायती राज। ठीक है, तो ये हमने क्लियर कर दिया। नेक्स्ट चलते हैं, इसका राइट आंसर पार्ट 4 ऑप्शन बी। चलो, इंडिया बिकम ए रिपब्लिक ऑन विच डेट? भारत कब गणराज्य बना? तो इससे इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें बहुत डाउट रहता है, ध्यान रखिएगा। तो 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 2 अक्टूबर 1950 और 30 जनवरी 1950, ध्यान रखिएगा। इसको अगर आप ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन बी, क्योंकि जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ, जिस दिन संविधान लागू हुआ उस दिन गणराज्य बन गए। गणराज्य का मतलब यानी राष्ट्रपति के हाथ में क्या आ गई? पावर, शक्ति, हाथ में शक्ति आ गई थी, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर रहेगा। जबकि इस दिन क्या हुआ था? देश आजाद हुआ था। ठीक है, ये आपको। और 2 अक्टूबर ओनली बात करें तो महात्मा गांधी, इसको मान लो कि हम 1869 कर दे तो गांधी जी का जन्म। ठीक है, गांधी जी का जन्म। 30 जनवरी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि महात्मा गांधी जी की इस दिन डेथ हुई थी। महात्मा गांधी जी को 30 जनवरी जी की मृत्यु। क्योंकि ध्यान रखना क्यों, थोड़ा सा हिंदी में हो सकता है स्पेलिंग इधर का उधर हो। 30 जनवरी 1948 को किसके द्वारा? नाथूराम गोडसे के द्वारा। ठीक है, ध्यान रखना। 1909 में जो है महात्मा गांधी जी के द्वारा हिंद स्वराज पुस्तक लिखी गई थी, ये भी ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, नेक्स्ट चले। इसका राइट आंसर सेकंड 26 जनवरी 1950। ठीक है, एक डेट और ध्यान रखनी, जब संविधान बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949। ओके, लेकिन क्यों उसको इम्प्लीमेंट किया गया था 1915 में? क्योंकि नेहरू जी के द्वारा 1930 को 26 जनवरी 1930 को पहली बार जो है स्वतंत्रता दिवस मना लिया गया था, फ्लैग होस्टिंग की गई थी, इसलिए उसको याद में ताज़ा रखने के लिए हमने 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू किया। इस चीज़ को इंपॉर्टेंट है, ध्यान नोट रखें, नोट करके रखना। ठीक है, चलो। हु इज द नोन एज द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान के पिता। तो इसका राइट आंसर B.R. अम्बेडकर। ये ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे, ध्यान रखना। चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्ट कमेटी कौन थे? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। ठीक है, ध्यान रखना। इसके अलावा सरदार पटेल, इन्होंने यूनिटी बनाने का काम किया, एकता बनाने का काम किया, एकता के लिए जाने जाते हैं। इनको आयरन मैन ऑफ इंडिया, लौह पुरुष के नाम से भी जानते हैं, लौह पुरुष। क्योंकि इन्होंने क्या किया? 562 जो रियासतें थी, 562 रियासतें थी, उनको एक करने का काम किया। किसने किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने यूनिटी में लाने का काम किया। आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं क्योंकि इन्होंने 562 इनको, और इनका संबंध किससे है? बारदोली में इनको कौन सी उपाधि टाइटल मिला था? सरदार का टाइटल मिला था। ठीक है, बारदोली सत्याग्रह जो किया था, इनका इससे जुड़ाव है, ध्यान रखना। और इनको सरदार की उपाधि मिली थी, वहाँ पर सरदार का टाइटल मिला था। ठीक है, ये ध्यान रखना। नेहरू जी, इन्होंने भारत की खोज, ठीक है, भारत की खोज नामक पुस्तक लिखी है, जिसको डिस्कवरी ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेहरू जी के बारे में फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। महात्मा गांधी जी के बारे में आपको पता है, इनका जन्म जो है 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ था, और इनके द्वारा बहुत सारे मूवमेंट चलाए गए। 1915 में अफ्रीका से वापस आए, और इसके अलावा इन्होंने स्टार्ट किया 1917 में
सबसे पहले चंपारण मूवमेंट जो बिहार में है, इसके अलावा प्लांटेशन से रिलेटेड है। इसके अलावा 1917 का दूसरा मूवमेंट स्टार्ट किया इन्होंने खेड़ा गुजरात में। इसके अलावा थर्ड जो मूवमेंट था वो था अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। इसके अलावा 1918 में, इसके अलावा जब खिलाफत कमेटी बन गई थी, जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ, उसके बाद में उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920 से 1921। लेकिन 1922 में क्या हुआ कि वहाँ पर जो है ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई क्योंकि एक पुलिस स्टेशन को आग के हवाले कर दिया गया था, जो कि चोरा चोरी इंसिडेंट के नाम से जानते हैं, जो गोरखपुर यूपी में हुआ था। इसके बाद में उन्होंने सिविल डिसऑर्डरेंस मूवमेंट स्टार्ट किया। 12 मार्च को उन्होंने जो स्टार्ट किया और 6 अप्रैल तक उन्होंने साबरमती से लेकर दांडी तक पहुंचे थे और नमक बनाया और ये लॉ तोड़ा था। इसके बाद में 1932 में जो है गांधी और इरविन के बीच में बहुत सारे गोलमेज सम्मेलन हुए। उसमें 3 सम्मेलन हुए जिसमें गांधी जी ने सिर्फ एक में पार्टिसिपेट किया, जबकि डॉक्टर अम्बेडकर ने तीनों में पार्टिसिपेट किया था। 1932 में गांधी जी और अम्बेडकर जी के बीच में पूना पैक्ट हुआ था, जिसमें रिजर्वेशन से रिगार्डिंग बात की गई थी। इसके बाद में 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन, डू एंड डाई का स्लोगन, और 1948 में 30 जनवरी को प्रेयर कर रहे थे तो नाथुराम गोडसे नाम के एक व्यक्ति ने उन पर अंधाधुंध गोलियां चला दी, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, ओके, चलो इसका राइट आंसर बी आर अम्बेडकर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल ड्यूटी? निम्न में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? मैंने बताया था डीपीएसपी, भारतीय संविधान के भाग 4 में हमने डीपीएसपी को रखा है और डीपीएसपी में हमने फंडामेंटल ड्यूटी को रखा है। ये 1976 में जोड़ा गया था, ध्यान रखिए, रशिया के कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया गया है और आर्टिकल 51A में है और 11 फंडामेंटल ड्यूटीज प्रेजेंट टाइम में है। ठीक है, 11 में एक जोड़ी गई थी ना 1976 में, जो 11वें नंबर की थी, ध्यान रखना, इंदिरा गांधी जी के द्वारा। तो इसमें संविधान का सम्मान करना, टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, ये तो है, टू वोट इन इलेक्शन, चुनाव में मतदान करना, और टू प्रमोट हार्मनी, सद्भाव बढ़ाना। सद्भाव भी है, संविधान का सम्मान भी करना है, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा भी करनी है। लेकिन इसमें से कौन सा नहीं है? इसमें से कौन सा नहीं होगा? इसमें से ये नहीं होगा। कौन सा? चुनाव में मतदान का अधिकार, ऑप्शन नंबर सी। इससे रिलेटेड नहीं है, ये तीनों रिलेटेड है, ठीक है, लेकिन ये रिलेटेड नहीं है, ठीक है, तो ये राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट चलते हैं। द प्राइम मिनिस्टर इज रेस्पॉन्सिबल टू विच बॉडी? प्रधानमंत्री किस निकाय के प्रति उत्तरदायी है? ध्यान रखिएगा, प्राइम मिनिस्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इलेक्शन होते हैं, लोकसभा के इलेक्शन, उसमें जो पॉलिटिकल पार्टी सबसे ज़्यादा जो उसके एमपी जीत के आते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वही मेजोरिटी में जो होती है पॉलिटिकल पार्टी, उसी का ही जो मेजोरिटी वाला बहुमत दल का नेता जो होता है, वही प्राइम मिनिस्टर बनता है, इसका ध्यान रखिएगा। तो इसमें प्रधानमंत्री किस निकाय के प्रति उत्तरदायी होता है? राष्ट्रपति के, संसद के, सर्वोच्च न्यायालय और मंत्रिपरिषद। तो ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें राइट आंसर रहेगा पार्लियामेंट, संसद के प्रति उत्तरदायी होता है, ध्यान रखना। और अगर प्राइम मिनिस्टर ने इस्तीफा दे दिया ना, तो सभी कैबिनेट के जो मंत्री है ना, सबको देना होता है, ठीक है, मंत्रिमंडल भंग हो जाता है। क्लियर, इतना ध्यान रखिएगा। सर्वोच्च न्यायालय की बात हो गई, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की बात हो गई। मंत्रिपरिषद मंत्री कितने प्रकार के हैं? कैबिनेट मंत्री होते हैं, सबसे जो डिपार्टमेंट के हेड होते हैं। इसके अलावा जो है अतिरिक्त मंत्री, जिनको स्टेट मंत्री, राज्य मंत्री के नाम से जानते हैं, और उनके हेल्पर के रूप में और भी मंत्री होते हैं, ठीक है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अब हमने सिविक्स की बातें की, सिविक्स की कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन की बातें की, बहुत सारी चीज़ें आपको बताई मैंने। तो अब हम ज्योग्राफी के बारे में देखते हैं। ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चन हमारे पास हैं, उनका भी अच्छे से एक्सप्लेन करके देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, विच इज द लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया बाई एरिया के अकॉर्डिंग? ये क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य है, सबको पता होगा, नहीं है पता तो जान लीजिए। एरिया के अकॉर्डिंग राजस्थान है, ध्यान रखिएगा, सबसे ज़्यादा बड़ा स्टेट, ठीक है ये। और जनसंख्या के हिसाब से देखें, एरिया के हिसाब से तो कौन है? राजस्थान। और इसमें एरिया ही पूछा, ठीक है। जनसंख्या के हिसाब से यूपी है, ठीक है। जनसंख्या अगर क्या कर ली जाए, हमको मेजर कर ली जाए जनसंख्या, तो पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग यूपी है, एरिया के हिसाब से राजस्थान है, क्योंकि यहाँ पर डेजर्ट है। क्या है? डेजर्ट, ठीक है, सबसे बड़ा डेजर्ट, ठीक है। और एकमात्र विश्व का एकमात्र ऐसा डेजर्ट है जहाँ पर लोग रह रहे हैं, तो एकमात्र यही है, ठीक है। कौन सा? राजस्थान का। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर वी, ठीक है, राजस्थान का, ठीक है, ध्यान रखना है। इस राजस्थान का कितना है? एरिया की बात करें तो 32 ये इसका एरिया 3,42,239 वर्ग स्क्वायर किलोमीटर किसका है? एरिया राजस्थान का, ठीक है, सबसे ज़्यादा एरिया है। और जैसलमेर इसका सबसे बड़ा स्टेट, वो डिस्ट्रिक्ट है एरिया के हिसाब से।
ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, द लार्जेस्ट रिवर इन इंडिया इज, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है बताइए? गंगा। गंगा सबसे बड़ी लंबी नदी है, ठीक है, ध्यान रखना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ध्यान रखिए। ब्रह्मपुत्र नदी ये जो है बांग्लादेश में इसको पद्मा के नाम, गंगा ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानते हैं, ठीक है। और भी क्वेश्चन है, देखिए, टाइम इतना है नहीं। ये साउथ की जो है गोदावरी नदी, यानी दक्षिण की गंगा के नाम से जानते हैं गोदावरी नदी को, ठीक है। नेक्स्ट, कौन सा राज्य 5 नदियों की भूमि के रूप में जाना जाता है? कौन सा राज्य 5 नदियों की भूमि के नाम में जाना जाता है? तो 5 नदियां किस भूमि पर है, ध्यान रखना। तो इसका राइट आंसर होगा पंजाब। कौन सा? पंजाब स्टेट, ठीक है। पंजाब और हरियाणा का ध्यान रखना, पंजाब हरियाणा की दोनों की मिक्सअप जो है कैपिटल है, और इनका दोनों का, पंजाब हरियाणा का एक ही क्या है, हाई कोर्ट है। एक ही हाई कोर्ट है, कहाँ है? चंडीगढ़ में, चंडीगढ़, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट हरियाणा हो गया, ये इसका राइट आंसर पंजाब है, ठीक है, और वही ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। थार रेगिस्तान के नाम से, थार का रेगिस्तान कहाँ स्थित है? तो मैंने पहले बात की थी, थार रेगिस्तान राजस्थान में स्थित है, और जहाँ पर एकमात्र डेजर्ट है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट चलती है। कर्नाटक कॉफ़ी के लिए फेमस है सबसे ज़्यादा। महाराष्ट्र जो है, महाराष्ट्र में क्या फेमस है, ध्यान रखिएगा। महाराष्ट्र में कौन कौन सी सेकंड पोजीशन पर शुगर केन के प्रोडक्शन में है? महाराष्ट्र कॉटन के मामले में महाराष्ट्र का पहला प्लेस है, ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। इसका राइट आंसर राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी। भारत में सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? विच इज द हाईएस्ट पीक इन इंडिया? तो हाईएस्ट पीक कौन सा है? तो ध्यान रखिए, कंचनजंगा, नंदा देवी, माउंट एवरेस्ट, K2। तो इसका राइट आंसर कंचनजंगा, ठीक है। कंचनजंगा क्या है? हाईएस्ट पीक है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। हाईएस्ट पीक कौन सा है? कंचनजंगा। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है पूरी टोटल? 8,848, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये वर्ग स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर में ध्यान रखना, वर्ग सेंटीमीटर जो भी। नेक्स्ट, तो इसका राइट आंसर कंचनजंगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, सुंदरवन इज द फेमस ऑफ द विच एनिमल? सुंदरवन किस लिए फेमस है? तो बंगाल टाइगर के लिए फेमस है सबसे ज़्यादा, ध्यान रखिएगा। सुंदरवन, सुंदरवन ध्यान रखिएगा, सुंदरवन वेस्ट बंगाल में है, और सुंदरवन डेल्टा भी है एक, सुंदरवन का डेल्टा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो वो दोनों चीज़ें ध्यान रखिएगा। ब्रह्मपुत्र नदी जो है सुंदरवन का डेल्टा बनाती है, इतना भी ध्यान रखना। सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र नदी ये डेल्टा बनाती है। कौन सा डेल्टा? सुंदरवन का डेल्टा। जबकि सुंदरवन क्यों फेमस है? तो ये फेमस है बंगाल टाइगर के लिए, ठीक है। और सबसे ज़्यादा बंगाल में क्या होता है? बंगाल जूट के मामले में बंगाल सबसे ज़्यादा फेमस है। जूट, जूट का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, ठीक है, जूट, जो कि बांग्लादेश फर्स्ट पोजीशन पर है और बंगाल हमारे इंडिया में फर्स्ट पोजीशन, ठीक है। चले नेक्स्ट, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेजर कोल प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया? कोयले के मामले में सबसे बड़ा जो है उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, देखिएगा। तो कोयले के मामले में आपको पता है झारखंड, झरिया और बोकारो। बोकारो कहाँ है? बोकारो भी, बोकारो फेमस है। बोकारो पूछ सकते हैं कहाँ पर है बोकारो, ठीक है। आयरन एंड स्टील प्लांट भी है बोकारो में, और ये जहाँ पर कोयले का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, ध्यान रखिएगा। तो ये झारखंड में, ठीक है। केरला सबसे ज़्यादा एजुकेशन के मामले में लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा है केरला की, ठीक है। गोवा सबसे छोटा स्टेट है इंडिया का, और पंजाब के बारे में 5 नदियों का सब संगम है, और सबसे पहले जो है ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति का प्रभाव यहीं देखा है। हरित क्रांति का प्रभाव भी यहीं देखा गया का प्रभाव, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसमें फर्टिलाइजर्स वगैरह यूज किए गए थे, और पंचवर्षीय योजना में जो है हमारे सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर पर ध्यान दिया गया था इंदिरा गांधी जी के टाइम पे। 1960 इंदिरा गांधी जी 1966 से जब लाल बहादुर शास्त्री जी की डेथ हो जाती है, उसके बाद में इंदिरा गांधी जी जब प्राइम मिनिस्टर बनती है, तो हरित क्रांति के लिए सबसे ज़्यादा काम करती है। गरीबी हटाओ का स्लोगन दिया, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, देख खुशी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रिवर जो नोन एज द सोरो ऑफ बिहार? कौन सी नदी बिहार के दुख के नाम से जानी जाती है? बिहार का दुख, कोसी नदी बिहार का दुख है, ठीक है। कोसी नदी क्या है? बिहार का शोक, ठीक है, ध्यान रखना। और दक्षिण की गंगा गोदावरी,
कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, ठीक है, ध्यान रखना, ये कृष्णा, कावेरी, गोदावरी तीनों से रिलेटेड है, ठीक है। दक्षिण की गंगा दक्षिण की सबसे इंपॉर्टेंट रिवर है, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट, कोसी हो गया, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किस समुद्र में स्थित है? ये सबसे इंपॉर्टेंट है, दो आइलैंड है हमारे इंडिया में, एक तो लक्षद्वीप है और एक हमारा अंडमान और निकोबार है। अंडमान निकोबार बे ऑफ बंगाल के साइड में है, जबकि जो हमारा लक्षद्वीप है वो इधर है अरेबियन सी की तरफ, ठीक है ध्यान, इंडियन ओशियन की तरफ है, देख अरेबियन सी, ठीक है ध्यान रखो, अरेबियन सी का तो इंडियन ओशियन तो टोटली है, लेकिन अरेबियन सी की तरफ क्या है, लक्षद्वीप है, ठीक है ध्यान रखना। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इसका राइट आंसर रहेगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस समुद्र में स्थित है? तो अरेबियन सी में है, बंगाल की खाड़ी में है, बे ऑफ बंगाल में, हिंद महासागर में, तो इसका राइट आंसर बे ऑफ बंगाल रहेगा, ठीक है। इंडियन ओशियन में तो दोनों ही है, इसमें तो क्या है, ये दोनों ही है, ठीक है ध्यान रखना प्लस, लेकिन इसमें दोनों है, लेकिन इसका राइट आंसर बे ऑफ बंगाल रहेगा, बंगाल की खाड़ी, ठीक है ध्यान रखना। नेक्स्ट, विच इज द लार्जेस्ट लेक इन इंडिया? सबसे बड़ी जो झील है कौन सी है? तो ध्यान रखिएगा, इसमें राइट आंसर है चिल्का झील, ठीक है। कहाँ पर है, कौन से स्टेट में है? तो ये ओडिशा में है, ठीक है, ओडिशा में क्या है, चिल्का झील, ठीक है ध्यान रखिएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चिल्का झील वाला, ठीक है ध्यान रखिएगा। डल झील जम्मू कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर में कौन सी, डल झील, ठीक है ध्यान रखना। सावर राजस्थान में है, सावर अजमेर में, सबसे ज़्यादा नमक बनाने का काम है, ठीक है। सावर झील किसके लिए फेमस है? नमक उत्पादन के लिए, ठीक है ध्यान रखना। गुजरात के बाद में राजस्थान फर्स्ट पोजीशन पर है नमक के मामले में, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, चिल्का झील, आंसर ऑप्शन नंबर ए। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी हमने पहले ही बता दिया, ये क्वेश्चन का आंसर कौन सा है, गंगा। 5 नदियों की भूमि के रूप में पंजाब। थार के रेगिस्तान किस में स्थित है? तो राजस्थान। भारत में सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? कंचनजंगा। कौन सा पठार भारत का जल टावर के नाम से जाना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विच प्लेट्यूज इज नोन एज द वाटर टावर ऑफ इंडिया? वाटर टावर के नाम से कौन सा प्लेट्यू जाना जाता है? तो डेक्कन का प्लेट्यू आपको पता ही है। जैसे हम इंडिया के मैप की बात करें तो जो साउथ वाला पार्ट है, ठीक है ध्यान रखना, साउथ वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है वो क्या है, यहाँ पर ही डेक्कन प्लेट्यू है, ठीक है ध्यान रखना। तो सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, डेक्कन का प्लेट्यू, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा क्या है, मिनरल्स वगैरह मिलते हैं, ठीक है। मिनरल्स वगैरह कहाँ मिलते हैं? डेक्कन के प्लेट्यू में मिलते हैं। डेक्कन प्लेट्यू में क्या मिलता है? सबसे ज़्यादा मिनरल्स मिलते हैं। तो इसका राइट आंसर छोटा नागपुर का पठार। डेक्कन प्लेट्यू में तो क्या मिलते हैं? डेक्कन प्लेट्यू में तो मिनरल्स वगैरह मिलते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है। और इसकी शेप कौन सी है? ट्राइंगल शेप है, ठीक है ध्यान रखना। छोटा नागपुर का प्लेट्यू, ये ध्यान रखना, भारत का जल टावर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसके पास बहुत सारी रिवर्स निकलती है। मालवा का पठार, मालवा ये एमपी में है, ये कौन से स्टेट में है? एमपी में है, ध्यान रखना। डेक्कन का प्लेट्यू तो बहुत सारे स्टेटों में फैला हुआ है, ये भी दो तीन स्टेटों में है। मेघालय प्लेट्यू, ये मेघालय में है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर छोटा नागपुर का प्लेट्यू, ऑप्शन नंबर वी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, विच रिवर ऑरिजिनेट फ्रॉम द अमरकंटक प्लेट्यू? कौन सी रिवर अमरकंटक प्लेट्यू से निकलती है? तो इस नर्मदा जो रिवर है, नर्मदा रिवर कहाँ है? गुजरात। कुछ पार्ट जो है मध्य प्रदेश में भी है, और इस पर नर्मदा रिवर पर विवाद भी चल रहा है, डैम बनने वाला, तो सेव द नर्मदा। तो नर्मदा रिवर जो है अमरकंटक पठार से निकलती है, ठीक है ध्यान रखना। गोदावरी जो है साउथ की रिवर है, महानदी, गोदावरी, ताप्ती, ये तीनों रिवर क्या है? साउथ में, ठीक है। साउथ में कौन सी है? अनाईमुदी पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है? अनाईमुदी पहाड़ी है, हिल्स है, ठीक है ध्यान रखना, पहाड़ी, ठीक है ध्यान रखना। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा रिवर, ठीक है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान राजस्थान में है, कौन सा है? कच्छ का। ये तो कहाँ है? गुजरात में। ग्रेट इंडियन डेजर्ट
ग्रेट इंडियन डेजर्ट, थार और चोलिस्तान, ये इसका कुछ पार्ट जो है पाकिस्तान मिला हुआ है, इसलिए इसका राइट आंसर थार। इसके दो दो ऑप्शन है, ये दोनों आ जाए तो आपको दोनों ही करने, ठीक है। थार भी है और ग्रेट इंडियन डेजर्ट, ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी थार का डेजर्ट ही कहलाता है, ठीक है। दोनों का एक ही नाम है, ठीक है, दोनों राइट आंसर, ठीक है। डन। चलो नेक्स्ट, उत्तर भारत की सबसे लंबी नदी गंगा। भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील, ताजे पानी की झील कौन सी है? सबसे इंपॉर्टेंट वेमनाड झील। भारत की ताजे पानी की सबसे इंपॉर्टेंट झील कौन सी है? वेमनाड झील, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, इसकी जानकारी आपको ध्यान रखना है। लोकटक, वेमनाड। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? गंगा ब्रह्मपुत्र नदी का डेल्टा सबसे बड़ा डेल्टा, ठीक है, ध्यान रखना। गंगा ब्रह्मपुत्र नदी का डेल्टा जो कहाँ बनाती है? बंगाल में, ठीक है। सुंदरबन का डेल्टा बोलते हैं, गंगा ब्रह्मपुत्र नदी का डेल्टा सुंदरबन का डेल्टा, सुंदरबन का डेल्टा कहाँ है? सुंदरबन का बंगाल में, ठीक है, ध्यान रखना। तो इसका राइट आंसर गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर का डेल्टा सबसे बड़ा डेल्टा है। तो इसी के साथ आज की यह क्लास को यहीं एंड करेंगे। तो आप ध्यान रखिएगा कि एग्ज़ाम में जाते टाइम अपनी जो डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड जानकारी, एडमिट कार्ड हुआ या फ़ोटो वगैरह हुआ, ये सब चीज़ें आप लेके जाए, आधार कार्ड की जो है ओरिजिनल लेके जाए, तो आप एग्ज़ाम में अच्छे से प्रिपरेशन की है आपने तो अच्छे से परफॉर्मेंस करेंगे, मुझे विश्वास है। और मेरे से जो हेल्प हुई है वो मैंने आपकी की है। तो ठीक है मित्रों, आज का वीडियो हम यहीं एंड करते हैं। वीडियो को देख लें एक बार, हमने जो वीडियो बनाए वो भी देख लें। और एक ध्यान रखना, एनईपी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आना है, तो एनईपी को आप एक बार पढ़ के जाए, जिसमें आपको एनईपी के जो नियम है 5+3+3+4 जो अभी रूल्स हैं, और उसके अकॉर्डिंग FLN वगैरह पढ़ लेना। ये बहुत सारी चीज़ें हैं, और किसके द्वारा बनाई गई, के कस्तूरी रंगन, वो पढ़ लेना, क्योंकि एक क्वेश्चन पक्का देते ही है, निश्चित रूप से जीके में दे देंगे, कोई ज़रूरी नहीं, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक, ओके।